बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि अदलिया के अंदर से अब जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है जजिस के दरमियान और जजिस की जानिब से चीफ जस्टिस के ऊपर कंसर्न शो कर दिए गए हैं। ये मीटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, अहवाल आपके सामने रखूंगा। और सेम मामला इस वक्त चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर खामोश क्यों हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की गिरफ्तारियों के मामले को लेकर खामोश क्यों हैं, इसकी एक बड़ी डेवलपमेंट आप कहें, एक बड़ा इंकशाफ आप कहें, वो सामने आया है। एस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो कैसे इस इंकशाफ के बाद नज़र आ रही हैं कि सेम पेज पर हैं। पहले तो ढके छुपे लफ्ज़ों में बातें हो रही थी, लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग पड़ी हैं। बड़ी खौफनाक इंकशाफात आपके सामने रखूँगा और आखिर में नाजरीन क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन ख़वातीन को जो कि जेलों में मौजूद हैं, गिरफ़्तार हैं, उनको रिलीफ मिलेगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो मैं ख़बर शेयर करता चलूँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को लेकर बहुत सारे जो सवालात थे वो उठ रहे थे। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मुकदमात तमाम के तमाम वो अपनी अदालत में फ़िक्स करते और फिर उसके बाद फ़ैसले महफूज होते और बड़ी देर तक फ़ैसले महफूज रहते और उसके बाद फ़ैसले सुनाए जाते हैं और जब फ़ैसला सामने आता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। उस वक्त भी ये आवाज़ें उठी, इवन कि इमरान खान साहब ने कई मरतबा इन्हीं वजूहात के बायस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया कि वो मुकदमात ना सुने इमरान खान साहब के और दीगर जजेस इमरान खान साहब के मुकदमात सुने। और इवन के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी इख्तियारात पर यह सवाल उठा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें कुछ रेगुलेट हुई हैं कि अब 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करती है, बेंचेस बनाती है, तो इसी तरह से क्यों ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरह से हो, कोई कमेटी बने। चीफ जस्टिस ऑल इन ऑल नहीं होना चाहिए। तो अब नाज़रीन इस पर जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि जजेस ने इस मामले के ऊपर जो कंसर्न है वो शो किया है। और अभी कुछ दिनों से हम एक ये बड़ी तब्दीली भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास नहीं लग रहे हैं, बल्कि ओवरऑल दीगर बेंचेस में भी जा रही हैं, जिनमें तौहीन अदालत के मुकदमात आपके सामने हैं, जिनमें सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के ऊपर भी तौहीन अदालत लगी, डीसी का जो मुकदमा है वो भी आपके सामने है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसी मौजूद हैं। बहरहाल इसके ऊपर हसनात मलिक साहब हैं, उन्होंने बड़े अहम जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। बेसिकली उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया और सदीक जान साहब जो हैं साहब आप जानते हैं, उन्होंने भी इस तमाम तर मामले को ट्वीट की शक्ल में लिखा है। अच्छा, इस मामले में जी सबसे पहले तो वो सनात मलिक साहब ये कहते हैं कि अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमें अपनी खोई हुई साख बहाल करना होगी, खोई हुई साख बहाल करना होगी। यानी कि ये अंदाज़ा हो चुका है अब अदलिया के अंदर भी कि जो कुछ हुआ है, इवन के इमरान खान साहब के साथ जो मामलात हुए, इससे जो अदलिया की बहाल है वो मुतासिर हुई है और इस साख को हमें बहाल करना होगा और इसी वजह से जो कंसर्न्स थे वो शो किए गए। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अदलिया पर 8 फरवरी के नताइज का असर हुआ है। इदारों के सरबराहान का बहुत असर होता है, लेकिन नीचे बहुत तब्दीलियाँ हैं, बहुत फ़र्क आ चुका है। जजिस ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं, हसनात मलिक साहब ने ये भी कहा है। और बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। जस्टिस इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रिफत, इनके जो कुछ फ़ैसले हैं और इनके जो कुछ रिमार्क्स हैं, जो कल भी मैंने कुछ रिपोर्ट की थी चीज़ें और आप भी जो है वो तफसीलात आप तक भी पहुंची होंगी, जो निज़ाम के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए और रिमार्क्स दिए और पपिट करार दिया, तो ये वही आवाज़ें हैं
जो कि उठी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़ीद बड़ा जो इंकशाफ हुआ है जी वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ हैं और बाकी 7 जजेस दूसरी तरफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में भी केसेस की तकसीम पर बहस हो रही है। ये भी हसनात मलिक साहब की जानिब से जो कहा गया है। अब केसेस के हवाले से किस तरह से बहस हो रही है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बता दिया कि सारे मुकदमे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ही फिक्स हो रहे थे। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सोच एक तरफ और दीगर 7 जजेस जो हैं उनकी जो सोच है वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। और ये जो डिवीज़न है ये नज़र फैसलों में भी आ रही है कि जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आए हैं जिनमें कुछ रिलीफ मिला है या कुछ इस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं या तौहीन अदालत के नोटिस हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो दीगर बेंचेस से ही सामने आए हैं। तो एक ये बड़ी आप तब्दीली कहें। और अदालों के जो सरबराहान से यहाँ पर क्या मुराद, जो इन्होंने मैंने ट्वीट आपके सामने पढ़ा कि एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब। तो टॉप पे तो ठीक है ये दो, लेकिन नीचे जो सारे जजेस हैं वो आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं। अभी तो ये मैं सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट का भी बताता हूँ और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, हाई कोर्ट की हद तक तो ये मामला हो गया। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ जी, एक और अहम जो कंसर्न जजेस की जानिब से शो किया गया वो सहाफ़ियों को नोटिस जारी होने के मामले पर किया गया। जजेस की तौहीन के नाम पर सहाफ़ियों को जारी होने वाले नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवालात उठाए और एतराज़ किया कि हमारे नाम पर ऐसा क्यों किया गया। तो ये वही असद तूर वाला मैटर या उससे पहले जो बहुत सारे सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए और अदलिया के नाम पर किए गए कि आपने अदलिया के ऊपर जो तनकीद की है वो तनकीद नहीं है, वो तज़हीक है, आपने ऐसा क्यों किया, आपकी ज़ुबान बंदी होनी चाहिए। तो इस मामले के ऊपर जो नोटिस थे वो जारी हुए, तो इस पर भी कंसर्न शो किया गया कि अदलिया की जो साख है इससे मुतासिर हो रही है और अदलिया की साख को बहाल करना होगा। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं, कंसर्न है वो सामने आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग में, यानी कि एक फुल कोर्ट मीटिंग जिसमें तमाम जजेस, चीफ जस्टिस और दीगर सारे हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो मौजूद थे। मीटिंग में एक जज ने सवाल उठाया कि पीटीआई की खवातीन कैदियों को जमानतें क्यों नहीं दी जा रही। कुछ जजेस ने इनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और कुछ ने मुखालफत की। अदलिया के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है कि बस बहुत हो चुका, हमें अपनी खोई हुई स्पेस वापस लेनी चाहिए। यह भी हसनात मलिक की जानिब से अहम जो इंकशाफ है वो किया गया है। तो अब देखते हैं क्या इसके बाद पीटीआई की जो खवातीन हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट अदलिया के अंदर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि यही बड़ी दो अदालतें हैं, पेशावर से तो ऑलरेडी कुछ रिलीफ मिले हैं। बहरहाल चूँकि पंजाब के जितने मैटर्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ही देखती है, तो वहाँ से भी ये सवाल उठ गया है कि पीटीआई की खवातीन को इस तरह से जो उनकी गिरफ्तारी है या जो उनकी कैद हैं उनकी ज़मानतें क्यों नहीं हो रही। तो जजेस ने बोलना शुरू कर दिया है कि हमें अपनी खोई हुई जो स्पेस है वो वापस लेनी होगी। फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी तरीके से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके हवाले से बताता चलूँ कि वो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है और फिर उसके बाद उनको फ़ौजी अदालतों वाले केस में बेंच में शामिल ना करना। जमाल मंदोखेल जो हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्हें फ़ौजी अदालतों वाले बेंच में शामिल ना करना और फिर उनके कुछ फ़ैसले इस तरह के सामने भी आ चुके हैं। ख़ास तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से जो एक फ़ैसला दिया गया उसमें उन्होंने जो 9 मई में उन्होंने 5 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर की और उसमें उनके जो रिमार्क्स थे कि पुलिस जो थी बिल्कुल आप कहें कि बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी, कोई सबूत नहीं लेकर आ रही थी और मज़ाहका खेज़ मौक़िफ़ उनकी जानिब से अदालत में अपनाया गया, तो उन मुल्ज़िमों की ज़मानत भी हुई। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं अपने कुछ नोट्स के अंदर भी इजहार कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, जो डिफरेंट सोच है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से बताता चलूँ, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर क्यों चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो खामोश हैं, वो क्यों किसी चीज़ का नोटिस नहीं ले रहे, क्यों इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पीटीआई की गिरफ्तारियाँ, ख़वातीन की गिरफ्तारियों के ऊपर, सारे बुनियादी असूलों के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो खामोश हैं। इस पर तो दबे लफ्ज़ों में मुख्तलिफ बातें की जाती रहीं अपने अपने ख्याल के मुताबिक कि चीफ साहब और इमरान खान साहब की जो है वो उनके साथ नहीं लगती, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से किया।
और बहरहाल जी अब ये एक और बड़ा जो इंकशाफ है वो सामने आया और वो ये है जी, और इवन के सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा नहीं बल्कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर सवालात थे। हसनात मलिक साहब क्या कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के हवाले से पॉलिसी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को कोई परेशानी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर कोई परेशानी नहीं है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है मामलात वो बिल्कुल इससे मुतमईन है और उनको कोई परेशानी नहीं है। इसी वजह से ही वो खामोश हैं, कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा और ना लिए जाने पर ही जो नीचे से जो जजेस हैं उन्होंने अब जो आवाज़ है वो उठाना शुरू कर दी है। अब इसी तरीके से जी एक और ख़बर भी आपके साथ में ये सामने रखता चलूँ जी कि एस्टेब्लिशमेंट को असल में जिन चीज़ों पर कंसर्न है इन पर काजी फायज़ ईसा मुकम्मल खामोश हैं, बावजूद इसके कि इमरान खान ने इनको लेटर भी लिखा। अच्छा, अब चीफ जस्टिस जो हैं जिन चीज़ों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को असल कंसर्न है इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब खामोश हैं और इमरान खान साहब ने लेटर भी लिखा। ये भी हसनात मलिक साहब कहते हैं इमरान खान साहब ने लेटर किस हवाले से लिखा जी, एक तो इंतखाबात और जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, दीगर लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने के हवाले से इमरान खान साहब ने लेटर लिखा। क्या एस्टेब्लिशमेंट को इन मामलात के ऊपर कंसर्न है और इन्हीं मामलात के ऊपर चूँकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं वो भी खामोश हैं, तो अब इन कड़ियों को मिलाएं तो वाज़ेह हो जाएगा कि आखिर क्यों चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो खामोश हैं। दबे लफ्ज़ों में बिल्कुल बहुत सारी जो बातें थी वो होती रही, बहुत सारे ख्यालात का इजहार किया जाता रहा, लेकिन अब ओपनली ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इवन कि ये जो सारी डिटेल्स हैं ये जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम है शाहजेब खानज़ादा का उसमें बैठकर उन्होंने ये बताई हैं। तो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इस तरह की बातें सामने आना, क्योंकि इससे पहले इतने इंकशाफात दबे लफ्ज़ों में हम भी बात करते थे, दीगर भी बात करते रहे होंगे, लेकिन खुलकर इस बात का जो इजहार है वो नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ये ओपन हो रही हैं चीज़ें और ज़ाहिर सी बात है कब तक जो चीज़ें हैं वो छुपाई जाएंगी। इवन के नून लीग के अंदर से जो लावा फट चुका है, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ तो खुलकर कह रहे हैं जी कि ये हमारी हुकूमत है, लेकिन ये कठपुतली हुकूमत है, ज़बरदस्ती की ये हुकूमत बना दी गई है। जावेद लतीफ़ तो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही राना सनाउल्लाह और ना ही साद रफ़ीक। उसकी रीज़न्स क्या है क्यों वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने शुक्र किया है कि उनकी जान छूटी है। इस हुकूमत ने तो वैसे ही कुछ अरसे में चले जाना है। ख़ास तौर पर अभी जो आज ये कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि IMF की एक ये भी शर्त है कि GST बढ़ाया जाए या GST कोई लगाया जाए पेट्रोल के ऊपर, और पेट्रोल की कीमतें अब यकदम 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाई जाएंगी। ऑलरेडी 280 रुपये का पेट्रोल हो चुका है और अब ये 330 पर पेट्रोल की कीमतें जाएंगी। और पेट्रोल की कीमत इतने बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हर एक आइटम की जो कीमत है वो बढ़ेगी, क्योंकि सारा आपकी जो ट्रैवलिंग है वो पेट्रोल होगा तो आपकी ट्रैवलिंग होगी, गाड़ियों में डलेगा, तो ये सारे का सारा जो बोझ है वो दीगर चीज़ों पर भी आएगा और दीगर चीज़ें इससे भी मज़ीद महंगी होगी। बिजली की कीमतें मज़ीद महंगी, गैस की जो कीमतें हैं वो मज़ीद महंगी, और आवाम की सकत ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है कि तो इन चीज़ों को आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो एक तो ये भी रीज़न है कि ये सारे जो कुछ रहनुमा है नून लीग के ये साइड पर ही रहना चाहते हैं कि बस ठीक है ये चला रहे हैं, इन्हीं को गालियाँ पढ़ने रहने दो, और वो खुलकर अब ये बयानियाँ बना रहे हैं कि तो हमारी हुकूमत है ही नहीं, ये कठपुतली हुकूमत है। अपनी हुकूमत को वो ये कठपुतली हुकूमत करार दे रहे हैं कि चले हमारी तो कोई अवाम के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो रहे। और फिर इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, जिस तरीके से वो साबिका जो इस्टेब्लिशमेंट थी, साबिका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI जो जनरल फैज़ हमीद, उनके हवाले से कि जी उनको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए पार्लियामेंट के सामने लाकर। और फिर यहाँ तक उन्होंने कहा जी कि ठीक है इससे क्या हो जाएगा अगर मैं ये बात करूँगा तो हमें वापसी का भी जो रास्ता है वो आता है। तो बेसिकली वो भी सियासी शहीद होना चाहते हैं कि मैं भी किसी तरीके से इस तरह से निकाला जाऊँ और सियासी शहीद हो जाऊँ ताकि मेरी भी मुस्तकबिल की कुछ ना कुछ जो पॉलिटिक्स है वो बच जाए, क्योंकि इस हुकूमत के साथ रहकर तो बेड़ा गर्क ही होना है। और फिर उसके साथ ही आज़म नज़ीर तारड़ जो है वज़ीर कानून, उनका बयान आ जाता है जी कि असम्बली के अंदर इनको नहीं बुलाया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि उनका ये जो बयान था वो कहीं ना कहीं पर हाईलाइट ज़रूर हुआ और इस बयान के ऊपर
जो है वो सवाल उठा है किसी जगह के पर, इसी वजह से फिर बाद में आकर ये बोलना पड़ा आज़म नज़ीर तारड़ को कि बुला ही नहीं सकते। हालांकि उनके अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे धमकियां भी दी गई हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ जो मामलात हैं वो चल रहे हैं अदलिया के अंदर भी और दूसरी साइड पर भी। इसके अलावा हुकूमत के अंदर भी बगावत उठ चुकी है और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी जल्द आमने सामने आने जा रही है। इससे रिलेटेड भी कुछ बड़े होशरुबा खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं आपके सामने, वो भी डिटेल रखूंगा। वीलॉग थोड़ा लंबा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग जो है वो इन मामलात के ऊपर मैं करूँगा। राय का साथ कीजिएगा। आज की वीलॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।